देखो, द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू गेट यू अवेयर अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ चैप्टर 1, 2 एंड 3 इन वॉल्यूम 3 का। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखो इसमें ना क्या होता है, हम लोगों ने ये जो वैकेशन के टाइम पे चैप्टर किया था, और अभी मोस्ट ऑफ में क्या है, PT1 में ये चैप्टर आता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि होता ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें बहुत बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। अब हमारे MCQ, सजेशन रीजन, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर से आते हैं। बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट क्या है, मतलब एक शॉर्ट डिस्कशन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम लोग कवर अप करेंगे इसके अंदर। बैलेंस शीट का दूसरा नाम याद रख लो, पोजीशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम याद रख लो, इनकम स्टेटमेंट। कभी अचानक से सजेशन रीजनिंग में आ सकता है। ओके, और ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया पहले भी। कुछ चीजें और डिटेल में डिस्क्लोज करने के लिए बनती है ये। अभी अब आप लोगों ने नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट किया था, उसमें नहीं समझो, जैसे रिजर्व सरप्लस लिखा होता है, फिर नोट्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। जैसे आप लोगों ने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, फिर नीचे नोट्स में इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि हमारा टैक्स प्रोविजन। ओके, अच्छा, कैश फ्लो का जो ये याद रखना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, जो फॉर्मेट वगैरह इसका है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में लिखा हुआ है कैश फ्लो का। डेफिनेशन कोई नहीं करनी है इसके अंदर। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसको भी हम लोग इसलिए छोड़ ही रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स कभी कभार डायरेक्टली पूछ लेता है थ्योरी में कि भाई कंटेंट्स क्या होंगे एनुअल रिपोर्ट के। तो एक इसके अंदर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। सबसे पहले आ रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, दूसरा आ रहा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोलते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट। तीसरा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं। बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, ये 3 चीजें आती है इसमें सेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स में। अब सुनो, नोट्स के ऊपर ना डिटेल में बात नहीं करेगा कोई भी। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट बैलेंस शीट का, हालांकि ये फॉर्मेट अभी रिसेंटली हमने कैश फ्लो में डिटेल में स्टडी की है, बट इसको लर्न करने का एक आसान तरीका हमारे पास है। देखो, क्लास 11 में आप लोगों ने बैलेंस शीट 2 तरह की पढ़ी थी। हालांकि हम लोग बनाते एक तरीके से ही है, एक होता है बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और दूसरा होता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। याद है, ये 11th क्लास में आपने किया हुआ है। बट एक्चुअली हमने जो बैलेंस शीट बनाना सीखी है ना अब तक, वो परमानेंसी के हिसाब से बनाई है। परमानेंसी क्या बोलता है कि भाई लायबिलिटी साइड में सबसे पहले मालिक का पैसा, दैट इज कैपिटल, देन डेब्ट। लिक्विडिटी और असेट्स में बोलता है सबसे पहले ऊपर फिक्स असेट्स, देन नीचे करंट असेट्स। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये परमानेंसी की बात कर रहा हूँ। लिक्विडिटी ऐसा बोलता है कि सबसे पहले उसमें आएगा क्रेडिटर्स, मतलब करंट लायबिलिटीज, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, देन कैपिटल। असेट्स में आएगा सबसे पहले करंट असेट्स, देन नॉन करंट असेट्स। तो ये चलता ही नहीं। ये लिक्विडिटी वाला फॉर्मेट तो आपको याद रखना ही नहीं है, एक ही फॉर्मेट हमारा काम का है, दैट इज परमानेंसी। ठीक है, परमानेंसी में क्या है, ऊपर कैपिटल आएगा मतलब ओनर्स फंड, और नीचे आता है डेब्ट। ओके, और असेट्स में ऊपर आता है फिक्स असेट्स, नीचे आता है करंट असेट्स। अब यहाँ पे देखो, तुमको याद क्या करना है, देखो एक तो शेयर कैपिटल के बारे में बताना चाहिए बेटा। रिजर्व सरप्लस क्या आता है, रिजर्व सरप्लस के अंदर 2 4 5 चीजें आती है, वो नाम आपको मैं आगे डिटेल में याद करवाऊंगा। फिलहाल ये समझो कि हाँ, मेन हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर आता है सब हेडिंग, शेयर होल्डर फंड्स, मालिक का पैसा। ये 2 चीजें याद करनी है, तीसरा आपको याद नहीं करना है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आपके काम का ही नहीं है। और ये सेकंड वाला भी आपको याद नहीं करना है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर मान लो बाई चांस MCQ में आ जाए, तो यार आपको पता ही है ना कि ये मालिक का पैसा है, तो मालिक का पैसा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर ही आएगा, और क्या। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है, देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो, पीछे लायबिलिटी वर्ड है तो समझ जाना कि लायबिलिटीज नहीं आता है ये। कौन सी लायबिलिटी में आएगा, ऑब्वियस है बेटा, नॉन करंट में आएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये मैंने तुमको यहाँ पे क्लास में याद करवाया आपको है सबको। देन उसके बाद सुनो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का ऑपोजिट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का करंट लायबिलिटीज।
लॉन्ग टर्म प्रोविजन का शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। ये फॉर्मेट बहुत ईजी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। असेट्स का थोड़ा डिटेल्ड में, सबसे पहले नॉन करंट असेट्स आते हैं। अब आपको याद कितना करना है, देखो नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसके अंदर, और दूसरा उसके बाद इंटेंजिबल असेट्स, बात खत्म। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। कभी भी देखो कंफ्यूजन हो जाए ना तो शेयर कैपिटल बोल रहा हूँ, कैश फ्लो का सम का क्वेश्चन ध्यान पे रखो। देन उसके बाद करंट असेट्स आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट असेट्स। ओके, अब सुनना, यहाँ पे ध्यान देना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है। भाई शेयर कैपिटल दो तरह का होता है, सुनो कौन सा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, ये देखो चारों चीजें दी हुई है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मैंने बोला तीसरी वाली सी वाली याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, अभी ये आपको डिटेल में याद नहीं करना है। अगर मान लो एमसीक्यू में आ रहा है, किसी में भी आ रहा है, तो शेयर से कनेक्टेड है तो शेयर कैपिटल में ही जाएगा ना, इतना डिटेल में याद करने का क्यों इसको। अब सुनो, उसके बाद है ना ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, भी इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट एट द एंड। एक्चुअली क्या है बेटा, ये जो है वॉल्यूम 2 का पार्ट है, लेकिन अभी कुछ स्कूल्स के अंदर ये वाला दे देते हैं वॉल्यूम 3 के अंदर। इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ वॉल्यूम 2। चैप्टर का नाम ही शेयर कैपिटल है, उसके अंदर डिटेल में आता है, बट लेकिन कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स में दे देते हैं। हम करते हैं इस लेक्चर के एंड में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या है देखो, ये देखो ध्यान देना यहाँ पे, रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है। कैपिटल रिजर्व, देखो कैपिटल रिजर्व क्या होती है, ऐसी रिजर्व जो आपने बनाई हुई है अपने कैपिटल प्रॉफिट्स में से। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीआरआर बोलते हैं। मैं आपको जस्ट एक लाइन में बता देता हूँ याद करने के लिए। देखो कोई शेयर होल्डर कंपनी को अगर पैसे नहीं दे रहा है, उसने शेयर्स लेके रखे हैं इंस्टॉलमेंट पे, कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर देती है, और जो उसने पैसे भरे वो भी गए। वो कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो उसने अभी तक पैसे भर लिए, वो यहाँ ट्रांसफर होता है सीआरआर में। ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी कंपनी बना के रखती है भाई, जिस कंपनी ने मान लो डिबेंचर्स को इशू किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेगी, ये रूल है कंपनीज लॉ का, ये आपको क्या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पहले से ही बना के रखना है, कि क्या होगा, आप 2 4 5 साल बाद जब डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दोगे तो तुम्हारे पास फंड होना चाहिए। ओके, और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने कैश फ्लो में भी किया था। जब कोई कंपनी शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा पे सेल करती है, इशू करती है, समझो फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने बेचा कितने में शेयर को, 12 में, तो 2 रुपया कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। और उसके अलावा बेटा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये सब रिजर्व ये आती है रिजर्व सरप्लस के अंदर। ओके, और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी तो हमने कैश फ्लो में किया था, रिजर्व्स में लिखा था ना, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे थे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सुनो ध्यान देना, ये 3 4 इंपॉर्टेंट है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और इसके अलावा आपका ये। ओके, अच्छा दूसरा कोई भी जो रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व वगैरह, कोई भी नाम लिखा हुआ है पीछे रिजर्व लिखा हुआ है, मतलब समझना। ओके, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, कंपनी क्या करती है, असेट्स को रिवैल्यू करती है टाइम टू टाइम, ताकि शेयर होल्डर को सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखा पाए। रिजर्व वर्ड आ जाए मतलब इसका पार्ट है, सिंपल समझ जाना। कैपिटल रिजर्व क्या होती है, आपने इन्वेस्टमेंट बेची, कोई भी असेट बेचा, उसमें से जो पैसे आते हैं उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, सिंपल। लायबिलिटीज की बात करें तो दो तरह की लायबिलिटीज की, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 12 महीने के अंदर रीपे करनी होती है। अच्छा सुनो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है,
ओके, आपकी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और अभी वो समझो ये ईयर आपको पे करनी, आपने नहीं कैश फ्लो में देखा था करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, कैश फ्लो के अंदर देखा था ना हम लोगों ने, फिर वो उसको कहाँ लिखा था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ट्रांसफर कर दिया था। ओके, अच्छा इसके ऊपर बातचीत हो सकती है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, आपने एसेट को एक्वायर किया है और उसको कैश में कन्वर्ट किया हुआ है, उसके बीच का जो टाइम है, ठीक है, जहां पे ऑपरेटिंग साइकिल एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते ना, उसको माना जाता है कि वो 12 मंथ्स की है ऐसा। यहाँ पे एग्जांपल देके रखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द प्रोडक्ट विल बी टाइम टेकन टू परचेज रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग इट, मेक फिनिश प्रोडक्ट, सेलिंग इट एंड कन्वर्टिंग इनटू कैश। आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल बनाया, वहां से लेके आपने प्रोडक्ट बेचा है, समझो अगर उधारी पे बेचा है, देन उसके बाद जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। The effect of operating cycle is that in case operating cycle is of a period of more than 12 months, say 18 months, all liabilities of that business are classified or shown as current liability if they are due for settlement within 18 months from the date of balance sheet. Most important ये point. देखो अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, 12 महीने से ज्यादा का है, तो 18 महीने तक की जो लायबिलिटी है ना, आप उसको करंट लायबिलिटीज मान के चलोगे। देखो वैसे अकाउंट्स का रूल क्या है, वैसे अकाउंट्स का रूल क्या है, 12 महीने तक की लायबिलिटी को हम क्या मानते हैं, करंट लायबिलिटी मानते हैं। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल ही मोर देन 12 मंथ्स, तो 18 मंथ्स तक की जो लायबिलिटी है ना, वो आपकी करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। कोई कोई बिजनेस है, प्रोडक्ट बनने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तो ऐसा होता है उसमें, है एक्सेप्शन है लेकिन है ऐसे कुछ केसेस। क्या लिखा हुआ है, व्हेन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 मंथ्स। ओके, 12 महीने तक की जो लायबिलिटीज है वो करंट लायबिलिटी में दिखाई जाएगी। ठीक है, अगर सुनो आपका ऑपरेटिंग साइकिल एग्जांपल दिया है 12 महीने से ऊपर का है, से 15 मंथ्स, liabilities due for settlement within the period of 15 months from the date of balance sheet are classified as current liabilities. ओके, 18 महीने तक मैंने बताया ना कि वो करंट में आ जाएगा। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल समझो मोर देन 12 मंथ्स है, ठीक है, तो 18 मंथ्स तक की जो आपकी लायबिलिटीज है ना, तब तक 18 मंथ्स तक की आप उनको करंट लायबिलिटीज काउंट करके चलोगे। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग साइकिल की बात ही नहीं होती है, समझे। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 8 महीने का। अब बताओ नॉन करंट में काउंट करोगे कि करंट में काउंट करोगे, वो बताने का आपको। सब करंट में होगा, लेकिन सुनो ट्रेड पेबल यहाँ पे लिखा हुआ 18 मंथ्स, आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, ठीक है, 18 मंथ्स तक तो मैंने बोला ना करंट ही रहेगा। अब इसमें क्या है, आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 18 मंथ्स, आपकी लायबिलिटी जो आपको 24 मंथ्स में पे करनी है, तो वो कहाँ चली जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज में। इसका बेटा चांस बहुत कम है आने का, बट आ सकता है ये। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को इग्नोर करोगे तो भी चलेगा एज ऑफ नाउ। ये और इंपॉर्टेंट है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बिकम ड्यू फॉर रीपेमेंट विद इन 12 मंथ्स। समझो आपकी कोई लायबिलिटी थी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, अभी वो 12 महीने के अंदर आपको पे करनी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। कहाँ दिखाते हैं इसको, सुनो ध्यान देना, हेडिंग इसको दिखाते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। ये काफी बार आपने कैश फ्लो के सम्स में देखा हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाते हैं उसको। ओके, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, वो ऑपरेटिंग साइकिल अगर मोर देन 12 मंथ्स है वहां पे आएगा ये। दूसरा एग्जांपल सुनो, एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान देना, प्रीमियम रीपेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं, इसको हटा देता है, इसका ये इतना वो नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब क्या है, आपने कोई भी फ्यूचर के लिए अमाउंट साइड करके रखी हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बोलते हैं। जैसे देखो 2-3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ग्रेचुटी एंड प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल लायबिलिटी में आता है। लेकिन सुनो, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है मोर देन 12 मंथ्स, समझे, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 मंथ्स है तो 18 महीने तक का जो ट्रेड पेबल्स है ना, वो करंट लायबिलिटीज में आता है। सब में नहीं आता है बट ऑब्जेक्टिव्स में, सब में ऐसा नहीं है बट ऑब्जेक्टिव्स में है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ये आपने पढ़ा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा, जो इनमें फिट नहीं हो रही है लायबिलिटीज, उनको अदर करंट लायबिलिटीज में डाल देते हैं। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है। ठीक है, जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लायबिलिटी नहीं आ सकती ना, वो उसको आप कहाँ शिफ्ट कर दोगे, अदर करंट लायबिलिटी में। जैसे देखो, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है, आपको देने का, वो उसमें अदर अदर करंट लायबिलिटीज में विद इन 1 ईयर। ओके, आया समझ में ये? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अदर नॉन करंट, अदर करंट लायबिलिटी, सॉरी। अनपेड डिविडेंड, ये भी कहाँ आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स हमने पढ़ा हुआ है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब टैक्स प्रोविजन सबको याद है क्योंकि सब में आ गया ना कैश फ्लो में। अभी एम्प्लॉय बेनिफिट्स पूछूंगा तो हो सकता है बाद में तुम लोग भूल जाओ, इसलिए ध्यान देना है इस पे। देखो, लायबिलिटी और प्रोविजन थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, आपको पहले से ही पता है, कंफर्म है कि अमाउंट आपको एग्जैक्ट पता है कि कितनी देनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब प्रोविजन का मतलब क्या है, आपको अमाउंट पता नहीं है, बेड डेट रिजर्व, समझ रहे हो, बेड डेट प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमको पता है कि कौन कितना एग्जैक्टली पैसे खा जाएगा, तो प्रोविजन में आ जाता है बेटा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना। ये मेजर हेडिंग्स वाला टॉपिक रेफर करना है, शेयर होल्डर फंड्स। अच्छा, एग्जाम में डायरेक्ट आपको नाम के साथ आ सकता है कि भाई मेजर हेडिंग्स बताओ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। वैसे है इसका चांस रेयर आने का, बट पीटी की बात कर रहा हूँ, जो पीटी बने ना आपका, उसके अंदर आ सकता है ये। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज में। ओके, इसमें ना कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली भूल जाते हैं, मैं उनकी बात करूंगा अभी इसके अंदर। देखो, कुछ कॉमन हेड्स जो काफी बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बट स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। एक तो ये है जैसे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ओके, अब सुनो, आपको बताना है कि कहाँ पे आएगा ये फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कहाँ पे आता है। ये आता है सब्सक्राइब कैपिटल में। चलो, ये सब्सक्राइब कैपिटल वाला वैसे मुझे बताने का ही है ना। अच्छा, ये प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे आता है, या जो भी तुमने कैश फ्लो, हाँ, सुनो, आप नोट करना, ऊपर बैलेंस शीट में कहीं पे प्रपोज डिविडेंड नहीं था, वो नीचे अलग से नोट में लिखा हुआ था, प्रपोज डिविडेंड इज शोन एज कंटीजेंट लायबिलिटी इन द नोट्स टू अकाउंट्स। हमने जितने भी कैश फ्लो के क्वेश्चंस किए ना, किसी में भी ऊपर बैलेंस शीट के अंदर नहीं था। ओके, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। अदर करंट लायबिलिटीज है, जो मेन हेडिंग है वो क्या है, करंट लायबिलिटीज। अच्छा सुनो, हाँ, एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड इज शोन एज कंटीजेंट लायबिलिटी। अब ये क्या है, एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड। सुनो, कभी कभार है ना, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, शेयर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, एक होते हैं इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर्स में ना कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं, भाई उसमें कंपनी ऐसा क्या करती है, क्लेम करती है कि भाई अगर हमने आपको किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं दिया ना, तो उस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का साथ में देंगे, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिविडेंड। ये प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर दिया जाता है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी में आता है वो। कैसे हुआ, चेंज हुआ ना? नहीं, वो देखो, आपने नहीं कैश फ्लो के अंदर प्रेफरेंस कैपिटल देखा है, फिर आगे परसेंटेज देखा है 10%।
समझे? तो परसेंटेज फिक्स है ना। हाँ, अब सुनो, यहाँ देखो कुछ दो तीन ऐसी है हेडिंग्स हैं जिसमें मिस्टेक करते हैं। डिबेंचर आपको पता है सिक्योरिटी स्कीम में मैंने आपको बताया रिजर्व सरप्लस में जाता है। ओके, पब्लिक डिपॉजिट्स ये कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, और सुनो, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स करंट लायबिलिटीज के अंदर, करंट लायबिलिटीज में अदर नॉन कर अदर करंट लायबिलिटीज, यस। एडवांस रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, सेम अदर करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स आपको पता है। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स तो पता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाएगा। अच्छा, ये वाला बताओ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये कहाँ जाएगा? ठीक है, देख लो, बहुत बार स्टूडेंट इसको क्या करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है जिसमें स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? ये प्रीमियम क्या है? देखो, समझो कंपनी ने डिबेंचर बेचा कितने में? 100 में, डिबेंचर होल्डर्स को। अब जब पैसे लौटाने की बारी आई, सपोज कर लो कंपनी लौटा रही है कितना? 110, तो ये 10 कंपनी का एक तरह का लॉस है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। ज्यादा पैसे कंपनी रिटर्न कर रही है, कंपनी ने खरीदा 100 में डिबेंचर। अब ठीक है, अब क्या करेगी? तुमको बेचा 100 में, अब कंपनी अपना डिबेंचर खरीद रही है और तुमको पे कर रही है 110। तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है ना, ऊपर वाला डिफरेंस है, उसको प्रीमियम बोलते हैं। कौन सा प्रीमियम है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये कहाँ आता है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, ध्यान देना इस पे। ओके, अच्छा, ये वाला बताओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेबल। ये आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। हाँ, खाली प्रोविडेंट फंड हो तो, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रोविडेंट फंड पेबल, मतलब अभी देने का है ऐसा। ये करंट लायबिलिटीज में चला गया। ठीक है, खाली प्रोविडेंट फंड होता ना, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, उसके लिए कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा साइड करती है, तो वो है क्या? लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है वो। ठीक है, लेकिन सुनो, यहाँ वर्ड क्या आ गया आगे? पेबल। तो ये करंट लायबिलिटी में आ गया। पेबल मतलब अभी शॉर्ट टर्म में ही पे कर रहे हैं। ओके, गिव द मेजर हेड्स। ट्रेड पेबल्स कहाँ आता है? मेन हेड, मेजर हेड, करंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग्स। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। देखो, बोला है डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो भी रिजर्व सरप्लस में ही जाएगा। पॉजिटिव बैलेंस है तो भी रिजर्व सरप्लस में ही जाएगा। मैंने बताया प्रपोजिट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी में। ओके, तो ये वाली चीज मैं बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स इज अ कैपिटल कमिटमेंट एंड इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट। अनकॉल्ड लायबिलिटी मतलब क्या होता है? सुनो, कंपनी ने ना मान लो शेयर्स बेच के रखे इंस्टॉलमेंट में, लेकिन कंपनी को भी कुछ पैसे मंगवाने बाकी है, उसको बोलते हैं अनकॉल्ड लायबिलिटी। तो अलग से नोट्स में दिखाया जाता है। आने का चांस बहुत कम है, लेकिन क्या कोई कोई टीचर्स को ऐसा होता है कि हम लोग कॉर्नर वाले क्वेश्चंस दें तो वहां पे ये दे सकते हैं। ठीक है, असेट्स का तो ठीक है, करंट असेट्स ये आपने कैश फ्लो में किया ही था। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में अगर कुछ दिया नहीं है तो आपका अजम्पशन ये रहेगा कि वो कितने टाइम पीरियड का है? 12 मंथ्स का है। समझ रहे हो? इसका ध्यान देना। ऑपरेटिंग साइकिल समझो 20 है, और ये क्या है 24। ट्रेड रिसीवेबल्स, वो कहाँ चला गया? ट्रेड रिसीवेबल्स नॉन करंट में चला गया, देखो ये। ओके, ये लास्ट वाला नॉन करंट एसेट्स में। ऑपरेटिंग साइकिल कितने का है? 20 का, और ये कब मिल रहा है आपको? ड्यू का है 24, तो ये नॉन करंट में चला गया। जैसे अभी देखो, इसका कितना है? ऑपरेटिंग साइकिल 12 है तो 11 महीने, ये करंट में ही रहेगा। 10 है तो ये 11 महीने। अब इसका बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 11, रियलाइजेशन 10 महीने में हो रहा है, तो सिंपल करंट में ही जाएगा ये। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल 11 है और ये नॉन करंट में चला जाएगा। आया समझो ऑपरेटिंग साइकिल वाला सबको?
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है आपका कोई भी टेंजिबल असेट है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। Intangible assets under development means fixed intangible assets like patent, intellectual property rights under development। आपने समझो प्रोसीजर कर लिया है, ठीक है, आपको राइट्स मिलना बाकी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी में, किसी में भी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, लोन्स एंड एडवांस पढ़ा था ना, इसका मतलब आपने लोन दिया हुआ है। ओके, कैपिटल एडवांसेस, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये बहुत बार आता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट दी हुई है आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं चीजें। बाकी करंट एसेट्स की, करंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इन सब के ऊपर इतनी बात नहीं की जाएगी। देखो बहुत बार डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस करके दिया जाता है, या बहुत बार ऐसा भी दिया जा सकता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर भी। ओके, समझ रहे हो? अच्छे केस में से ज्यादा है। कैसे भी दिया जा सकता है, आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल दे दिया या माइनस करके दे दिया, इसमें से कैसे भी आप लिख सकते हो। ओके, देखो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है कि समझो यार आपका केस चल रहा है कोर्ट में, अब आपको पता नहीं, आप जीत जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, ये इन्वेस्टमेंट की बात की हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। ओके, आपने शेयर्स परचेस की। हाँ किसी दूसरी कंपनी में पैसे लगाए, शेयर्स लिए हुए। अभी बाकी बेटा वो वाला टॉपिक रहा जो स्टार्टिंग में शेयर कैपिटल का दिया हुआ है। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी यहाँ ध्यान देना, स्टार्टिंग का जो ये शेयर कैपिटल वाला पोर्शन है, उसमें कुछ चीजें हैं, वैसे तो वॉल्यूम 2 में फिर से रिपीट होंगी, बट अभी हमने इसमें स्टार्ट किया तो हम फिनिश कर रहे हैं। देखो अभी शेयर कैपिटल के जो नोट्स बनते हैं ना, उसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब है कंपनी को कितनी परमिशन मिली है। देखो ऐसे अनलिमिटेड परमिशन नहीं मिली है कि भाई जब जितने तुमको शेयर्स बेचने बेच सकते हो, एक लिमिट मिलती है, 1 करोड़ 2 करोड़। हाँ फिर वो टाइम के साथ आप लिमिट बढ़वा सकते हो, वो लिमिट चेंज हो सकती है। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल मतलब कितनी अथॉरिटी है आपके पास, शेयर्स कितने अमाउंट के शेयर्स बेचने की अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। ओके, ये सुनो लायबिलिटी में ऐड नहीं होता, अलग से नोट्स में दिखाया जाता है। ये देखो सुनो, ऑथोराइज कैपिटल अलग से लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स की अथॉरिटी कितनी है, प्रेफरेंस शेयर्स की अथॉरिटी कितनी है। टोटलिंग में कहीं पर भी नहीं आता है, ये सुन लेना। जो हम शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं ना, वो ये लिखते हैं जो फाइनल यहाँ पे आता है। इनका इसका कोई रोल नहीं है, और नाना का भी। उसमें से कोई पैसे खा गया होगा ना, समझो उसमें, वेट करो अभी 2 मिनट। समझ गए ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? ये जितनी अथॉरिटी मिली है उसके बाद सुनो, अब फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को अथॉरिटी मिली है 1 करोड़ शेयर्स बेचने की, अब उसको जरूरत फिलहाल 40 लाख की है, तो वो 1 करोड़ के शेयर्स बेचेगा क्यों?
बाहर से तुम पैसा उतारो ना, वो तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है बेटा। देखो, इशूड कैपिटल का मतलब क्या है? दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच कंपनी इज इशूड टू प्रमोटर्स, मतलब सिंपल पब्लिक को बेचे हैं जो शेयर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशूड बोलते हैं। समझो आपको परमिशन मिली 100 रुपए की, आप या तो 100 रुपए के शेयर्स इशू कर सकते हो या उससे कम। समझ रहे हो? इशूड कैपिटल मीन सच कैपिटल एज कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आता है सुनो, सब्सक्राइब कैपिटल। अब आपने समझो एडवर्टाइजमेंट की कि भाई हमको 90 रुपए के शेयर्स बेचने हैं। अब लोगों की मर्जी ना, लोग 90 की जगह 87 रुपीज के खरीदे तो। समझ रहे हो नहीं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। डिब्बे डिब्बे मेरे पास समझो अथॉरिटी 100 शेयर्स की है, 100 रुपए के शेयर्स बेचने की, तो 100 रुपया मेरा क्या ऑथोराइज कैपिटल है। उसमें से 90 रुपीज के शेयर्स बेचने के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट डाल रहा हूँ, तो ये मेरा इशूड कैपिटल। अब लोगों ने 87 रुपीज के शेयर्स खरीदने के लिए मुझे एप्लीकेशन दिया है, तो ये क्या हुआ बेटा? सब्सक्राइब कैपिटल हुआ। क्या हुआ ये? सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देखो सुनो, कंपनी ने ऑथोराइज कैपिटल को हटा दो, कंपनी ने इशू किया है, अब लोगों ने क्या सब्सक्राइब कर लिया है और पूरे पैसे दे दिए, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। ओके, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मिस लिमिटेड हैज इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड कॉल्ड 10 रुपीज एंड इज ऑल्सो रिसीव्ड इट। पूरे पूरे पैसे उसको मिल गए, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हुआ आपका? 1 लाख शेयर्स को 10 से इंटू किया हुआ है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आता है? कभी कभार समझो कोई शेयर होल्डर है वो पैसे नहीं दे रहा है, या कंपनी ने कुछ पैसे मंगवाए नहीं है अब तक। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो सब्सक्राइब फुली पेड अप 90,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, उसमें से 10,000 शेयर्स थे किसी के पास, उसने पैसे दिए ही नहीं, 3 रुपए दिए ही नहीं। एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट दी 3 रुपए, वो खा गया, तो वो चला जाएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। समझ रहे हो? आ रहा है समझ में? बोला कंपनी को सारे पैसे मिल गए 3 रुपए को छोड़ के। कभी कभार कंपनी शेयर्स इंस्टॉलमेंट में बेचती है। समझो जैसे स्टार्टिंग में भाई 3 रुपए एप्लीकेशन है, 3 रुपया अलॉटमेंट है, फिर 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। कंपनी 3 पार्ट से पैसे मंगवा रही है। अभी एक शेयर होल्डर है जिसके पास कुछ शेयर्स हैं, 1,000 2,000, सारे उसने पैसे दिए बट लास्ट का उसने कॉल दिया ही नहीं। जो नहीं पैसे मिले ना वो माइनस कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फिर माइनस करने के बाद वाली जो अमाउंट है ना, बैलेंस शीट में दिखाता है। आया सुन में? ऑथोराइज का मतलब है जो अथॉरिटी मिली है, सब इशूड मतलब जो आप बेच रहे हो, आपने पब्लिक को ऑफर किया है, पब्लिक ने जो खरीदा वो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, दूसरा ऑप्शन है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ओके, ये कॉज एंड एरियर्स मतलब कोई पैसे खा गया है। यहाँ पे इमेजनरी नंबर के साथ दिखाया गया है। 1 लाख के शेयर्स हैं ऑथोराइज, 10 रुपए का एक। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक। ओके, कंपनी ने बेचे कितने? 90,000 इक्विटी शेयर्स और 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स बेचे हैं। इक्विटी शेयर्स में लिखा हुआ है, देखो ये रहा 80,000 शेयर्स जो है ना, वो पूरे पूरे पैसे आ गए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब उसके बाद दूसरी कैटेगरी, 10,000 शेयर्स के ऊपर पैसे नहीं आए हैं। कौन कितने पैसे की इंस्टॉलमेंट नहीं आई? 3 रुपए वाली। बाकी पैसे आ गए बट 3 रुपए वाली इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, उसको अलग कैटेगरी में दिखाया है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देखो, 10,000 शेयर्स के ऊपर क्या है? समझो 10 रुपए का है 1 लाख, उसमें से 30,000 कोई खा गया है, तो माइनस कर दिए। प्रेफरेंस में भी ऐसा ही है, 9,000 शेयर्स है, 100 रुपए का एक है, कंपनी ने 90 रुपए मंगवाए हैं, तो 9,000 इंटू 90, 8,10,000, कोई पैसे खा गया है 500 शेयर्स के ऊपर, तो माइनस कर दिया। ओके, हाँ कुछ पूछना है तो पूछो। यस, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ये 9% तो बेटा डिविडेंड का दिया हुआ है, इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है। आया समझ में? आया समझ में? तो अभी देखो समझो जैसे, अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई शेयर होल्डर है ना, वो एक साथ पूरे पैसे दे देता है। कंपनी ने मंगवाया 4 रुपए, उसके समझो 10 रुपए के शेयर के पूरे पैसे दे दिए, उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। ध्यान देना, सुनो, कॉल्स इन एडवांस पता है कहाँ पे आता है?
अदर करंट लायबिलिटीज में आता है, ये याद रखना, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि शेयर होल्डर ने आपको एडवांस पैसे दिए हैं तो आपकी लायबिलिटी है। और अब सुनो, मैं बताऊं अभी शेयर फोर फीचर अकाउंट क्या होता है, वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे। ओके, शेयर फोर फीचर अकाउंट मतलब जो पैसे अभी ऑलरेडी मिल चुके हैं। देखो सिंपल, जैसे आपको एग्जांपल समझो यार, आप कोई पर्सन है, उसने गाड़ी ली, ठीक है, समझो उसकी गाड़ी के 20 इंस्टॉलमेंट उसको देने थे। अब उसने ना 6-7 इंस्टॉलमेंट देके, बरोबर, आगे उसने पैसे देना ही बंद कर दिए। कंपनी क्या करेगी, उसकी गाड़ी जब्त कर लेगी, और जो उसने पैसे भरे ना वो भी गए। तो वो होता है फोर पीरियड शेयर अकाउंट। वो ऐड किया जाता है इसमें, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, नोट्स में। तो इसके ऊपर कभी कभार आता है क्वेश्चन कि भाई इसको कहाँ दिखाने का है। देखो ये रहा। देखो ये लिखा है ना, फोर पीरियड शेयर अकाउंट, कहाँ लिखा हुआ है, एडिट टू द सब्सक्राइब कैपिटल इन द नोट्स टू अकाउंट्स। सिंपली लिख देने का ये भाई, नोट्स टू अकाउंट्स में आता है, सिंपल। मैं टेक के दो। एक ही फिट होता है इसका। देखो फोर पीरियड शेयर अकाउंट बहुत जगहों पे आया हुआ है। कॉल्स इन एडवांस तो मैंने आपको बताया, अदर करंट लायबिलिटीज, ये यूनिट वन अपना पूरा होता है यहाँ पे।